हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। करंट अफेयर्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे वीडियो के फॉर्म में। अभी तक जो आपके पास करंट अफेयर्स अवेलेबल था इस चैनल पे, ये फरवरी 3rd वीक तक का था। ठीक है, ये वीडियो रहेगा, ये 22 फरवरी से 29 फरवरी, यानी ये लास्ट वीक ऑफ फरवरी का करंट अफेयर्स है। वैसे मैंने आपको PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी थी, और मार्च की भी शायद 3rd वीक ऑफ मार्च तक मैंने प्रोवाइड कराया है। अभी तक वीडियो काफ़ी डिले हो गए हैं, तो यार इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, उसके वजह से एल्बो में चोट आ गई थी, तो मैं लिख नहीं पा रहा था उस वजह से। तो मैं अपने स्तर से बूस्टअप करने की कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो ठीक है, पहला टॉपिक देखिए, यहाँ पे TN सोर स्कीम के बारे में पूछा गया है। TN से भी समझ में आता है हम लोग को तमिलनाडु, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं। सोर से भी समझ में आता है दरिया का किनारा, समुद्र का किनारा, तालाब का किनारा, है ना, पोखरे का किनारा, कुछ भी समझ लीजिए, तो उसी से संबंधित कुछ है। यहाँ पे पढ़िए, तटीय संसाधनों को पुनर्जीवित करने और लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए इस स्कीम को लाया गया। TN से समझ में आ ही जाएगा कि ये तमिलनाडु सरकार की योजना है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि TN सोर स्कीम क्या है, तो ये भी बता लेंगे, और किस राज्य से संबंधित है ये भी ये बता लेंगे। ठीक है, अब ये जो कोस्ट जो इतना स्वच्छ किए जा रहे हैं, या फिर कोस्टल रिसोर्सेज जो हैं, इनके इफ़िशिएंट यूज की जो बात की जा रही है, इनसे संबंधित और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की बात की है, ब्लू फ्लैग के बारे में पूछा जाता है। रिसेंट में ब्लू फ्लैग तट, यानी ये दर्जा किसको दिया गया है, ये होता क्या है, इसका पर्पज क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बाकी ये हम लोग जो SDG पढ़ते हैं, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो पढ़ते हैं हम लोग 17, सब गोल्स हम लोग 169 पढ़ते हैं। तो 17 गोल तो यार ये हमेशा बोलता ही रहता हूँ कि इनको याद रखना है। SDG 14 की बात करें तो ये इसी की बात करता है, लाइफ बिलो वाटर, है ना, पानी के नीचे का जो जीवन है। इस टारगेट को अचीव करने में हेल्प मिलेगी इस स्कीम से। ठीक है, इस गोल के अलावा हम लोग को और भी गोल याद रखने हैं। बाकी जो 16 हैं मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे पहला गोल हम लोग पढ़ते हैं नो पॉवर्टी, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं गुड और हेल्थ वेलबींग पढ़ते हैं, गुड हेल्थ पढ़ते हैं, शॉर्ट में कुछ याद रख लिया करो। चौथा गोल हम लोग पढ़ते हैं क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, चौथा गोल क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। छठवें गोल की अगर बात करें तो एक क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात करता है। ठीक है, स्वच्छता वाली जो बात होती है, स्वच्छ वाटर की जो बात होती है। सातवां जो गोल है ये क्लीन एनर्जी की बात करता है। आठवां गोल है ये डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। नवां गोल इंडस्ट्री और इनोवेशन की बात करता है। 10वां गोल रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी की बात करता है। वैसे मैं इमेज लगा दूंगा तो उससे पढ़ लेना, मैं भी इमेज को देख के ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये याद होना ही चाहिए। जैसे अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो हम लोग 13-14 में आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, 13, 14 और 15 ये इन्वायरमेंट से संबंधित हैं और इनको जरूर याद रखना है। 13 नंबर जो गोल है वो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन। 14 नंबर गोल है लाइफ बिलो वाटर, जो अभी देखा आपने क्वेश्चन में, टॉपिक में। और क्वेश्चन नंबर ये गोल नंबर 15 जो है ये लाइफ ऑन लैंड है। ठीक है, यानी एक गोल है जमीन के ऊपर का जीवन जो है इसमें सुधार करना है, और एक 14 नंबर गोल है पानी के अंदर का जो जीवन है इसमें सुधार करना है। टारगेट 2030 हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये जो 17 गोल है इनको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, क्या होता है ब्लू फ्लैग का क्या मतलब है। ब्लू फ्लैग एक लेवल है, ठीक है, एक इको लेवल है जो समुद्र तटों, मरीना या फिर टिकाऊ पर्यटन नौकाओं को दिया जाता है। यह प्रमाणन दिया किसके द्वारा दिया जाता है, एक संस्था UNEP है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दूसरी यहाँ पे दूसरी संस्था UNWTO, और तीसरी यहाँ पे संस्था IUCN। ठीक है, इनके द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्रदान किया जाता है ब्लू फ्लैग। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ब्लू फ्लैग दिया किसके द्वारा जाता है। अगर सिर्फ UNEP लिखे तो गलत कर देना, सिर्फ UNWTO लिखे गलत कर देना, IUCN लिखे गलत कर देना। ये इन तीनों के द्वारा एक ज्यूरी को गठित किया जाता है, फिर ये ज्यूरी देती है। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए हाल ही में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जी मतलब ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है, लखनऊ में, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी। ये भी इंपॉर्टेंट है, संभल जिला, उत्तर प्रदेश, याद रखना है। ठीक है, कल्की जो गॉड हैं, भगवान है, इनके बारे में क्या है, इनका भी अवतरण नहीं हुआ है। ठीक है, पृथ्वी पर, संसार में,
भगवान विष्णु के अवतार जिनका अभी तक संसार में अवतरण नहीं हुआ है। हमारी कथाएं क्या कहती हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार ये जो कल की भगवान है ये 10वें अवतार हैं भगवान विष्णु के, ठीक है, और ये अंतिम अवतार होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट है, संभल जिला में ये कल की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई। देखें यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती अभी मनाई गई है 19 फरवरी को। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछता है, जैसे चौथ टैक्स हुआ, सरदेशमुखी टैक्स हुआ। अब इन सब के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हज़ारों बार मुझे लगता है डिस्कस हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्ट देखिए। जन्म 1630, शिवनेरी किला। याद आ रहा है कुछ शिवनेरी किला के बारे में? इसी मंथ की, फरवरी मंथ की फर्स्ट वीक की PDF देखना, ठीक है, टेलीग्राम पे पढ़िए तो आपको सारे किले दिख जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी, जिसमें हम लोगों ने शायद डिस्कस किया था मराठा सैन्य परिदृश्य के बारे में, है ना। मराठा सैन्य परिदृश्य क्या है? ये 12 किलों और दुर्गों का एक नेटवर्क है ना। मराठाओं की असाधारण सैन्य प्रणाली को ये रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हम लोगों ने ये 12 किले और दुर्ग पड़े थे, उसमें से एक किला शिवनेरी किला भी था, महाराष्ट्र में, यहीं पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। वो PDF देख लेना, वहाँ से रिवाइज हो जाएगा आपका। चौथ सरदेशमुखी जानते ही, अगर पूछा जाए कि ये टैक्स किस डायनेस्टी से संबंधित है, आसान है, मराठा साम्राज्य लगा देना। ये देखिए, जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। ये किन के बारे में है? ये शिवाजी महाराज के बारे में। बाकी उपाधियाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। छत्रपति तो लगा लेंगे, ठीक है, साक्षरता ध्यान रखना है। हैनदेव धर्मोद्धारक किसे बोला जाता है? शिवाजी महाराज को। क्षत्रिय कुलवंत किसको कहा जाता है? ये इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साक्षरता की उपाधि किसको दी गई थी या किसे बोला जाता था, ऑप्शन में दिख जाएगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। देखें यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, देश के पहले कौशल भारत केंद्र SIC यानी स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? डबल स्टार मारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कौशल भारत केंद्र संबलपुर, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा। पारुवेत उत्सवम, ये पारुवेत उत्सव जो है, सबसे पहले देखते हैं ये मनाया कहाँ जाता है। ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। न्यूज में किस लिए था? न्यूज में इसलिए था क्योंकि इस उत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित कराने का प्रयास कर रहा है। कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। इंडिया की कोई संस्था कर रही होगी, उस संस्था का नाम है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इंटेक बोलते हैं इसे शॉर्ट में। स्टेट याद रखना है, ठीक है। पारुवेत का मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कृत्रिम शिकार प्रशिक्षण अभ्यास है, ठीक है। ये शिकार की ट्रेनिंग वाला जैसा उत्सव होता है, और इसको एग्जीक्यूट कौन करता है, ऑर्गेनाइज कौन करता है? चैंचू जनजाति इस उत्सव में भाग लेती है। चैंचू जनजाति के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे गए UPPCS में, ROR ने अच्छे से क्वेश्चन पूछे हैं। चैंचू ट्राइब के बारे में प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग लगाते हैं, आप लोग को याद आ रहा होगा। चैंचू ट्राइब को चैंचू बारू भी बोलते हैं, चैंचवार भी बोलते हैं, ये सब नाम ध्यान रखना है, क्वेश्चन आते हैं। कहाँ पे पाई जाती है? नल्लावलाई पहाड़ी श्रृंखला में ये निवास करती है। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूशन है इस ट्राइब का, तेलंगाना में है और उड़ीसा में है। तो ये सारे फैक्ट हैं। अब ये चीज़ देखिए, इंटेंजिबल ये जो कल्चरल हेरिटेज है, इसको तो अभी प्रयास किया जा रहा है इसको हेरिटेज बनाने के लिए, कल्चरल हेरिटेज बनाने के लिए, बट अभी हुआ नहीं है। तो ये रिसेंट थोड़ा ध्यान रखें, रिसेंट अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को ना, ये 2023 में घोषित किया गया था। गुजरात का गरबा, 2021 में दुर्गा पूजा को, 2017 में कुंभ मेला को। ये सारे फैक्ट पढ़ते आए हम लोग। क्लियर है इतनी बातें? चलिए नेक्स्ट टॉपिक कीजिए। यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का भी स्थापना दिवस मनाया गया। ये नंबर वगैरह याद नहीं रखना है कि 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे देखो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। पहले अरुणाचल प्रदेश का देख लेते हैं, फिर मिजोरम का देख लेते हैं। 1962 से पहले ही अरुणाचल प्रदेश क्या था? असम के अधिकार क्षेत्र में था। बाद में इसको UT में चेंज कर दिया गया। 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, 4 स्टेट दे देता है और 4 ईयर दे देता है, मैच कराने के लिए पूछा जाता है। 24वां राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश 55 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, 1987 अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए मिजोरम के बारे में, इनका भी स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है, ये सब याद नहीं रखना है। 1986 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यहाँ पे 2 फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1986 मिजोरम के लिए और 1987 अरुणाचल प्रदेश के लिए। 53वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986 से ये हुआ था काम। यहाँ पे क्या पढ़ा आप लोगों ने?
ये यहाँ पे 55वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था और मिजोरम के केस में 53वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। तो ये पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1987 को 23वां राज्य बना, 1987 को 23वां राज्य बना और ये 1987 को ही 24वां राज्य बना। तो पहले कौन बन गया था? पहले मिजोरम बना, फिर अरुणाचल प्रदेश बना। क्लियर है? आर्टिकल 244 सब आर्टिकल 2 के तहत मिजोरम को जनजातीय क्षेत्र के रूप में भी नामित है। ये भी ध्यान रखें। नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। आर्टिकल 244 क्या बोलता है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि मिजोरम को जनजातीय क्षेत्र के रूप में किस आर्टिकल के तहत नॉमिनेट किया गया है या फिर नामित है। तो ये 244 सब आर्टिकल 2 लगा देना, ठीक है। 244 ही याद रखें, इतना ही पर्याप्त है। कर लेंगे। चलिए देखें, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2024, यहाँ पे क्या है? इथोपिया में आयोजित, ठीक है। ये सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? इथोपिया में। इथोपिया की कैपिटल बताइए जल्दी से, ठीक है। कैपिटल कमेंट में करके बताइए। इस सम्मेलन के बारे में हम लोग बस एक फैक्ट के वजह से पढ़ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन हो सकता है ये पूछ ही ले कि दार एस सलाम घोषणा ये किससे संबंधित है या फिर क्या है। तो एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये है क्या, ठीक है, इस घोषणा में है क्या। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये किस सम्मेलन से संबंधित है। ऑप्शन वो बना के दे देता है ना, ब्रिक्स दे देगा, G20 दे देगा, G7 दे देगा, आसियान दे देगा, तमाम दे देगा। तो बस इसी फैक्ट को पढ़ना है। दार एस सलाम घोषणा जो है ये पूरे महाद्वीप पर गधों की हत्या पर रोक लगाने से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दार एस सलाम घोषणा पत्र में क्या है? गधे की खाल के व्यापार पर प्रतिबंध से संबंधित है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा चीन को निर्यात किया जाता था बहुत ज़्यादा मात्रा में गधे की खाल को, क्योंकि चीन क्या करता था, यहाँ पे देखिए ये काम करता था गधे की खाल से प्राप्त। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि गधे की खाल से प्राप्त जो कोलेजन था, कोलेजन का उपयोग एक चीनी औषधि बनाई जाती थी इससे, जिसका नाम है एजियाओ, ठीक है। एजियाओ, एजियाओ नामक उत्पाद बनाने के लिए किया जाता था, चाइना करता था। और बाद में इसका यूज़ जो है वो भोजन, पेय और सौंदर्य उत्पादों में किया जाता था। तो यहाँ पे 2-3 फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए। दार एस सलाम घोषणा किससे संबंधित है, ठीक है। ये कोलिजन आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये घोषणा पत्र जो है ये किस सम्मेलन से संबंधित है या फिर किस संस्था से संबंधित है। क्लियर है? हो जाएगा। चलिए आइए फटाफट आइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। मैनली झील का निर्माण, ये कौन सी नई झील का निर्माण हो गया है, कहाँ पे हो गया है? इस चित्र को देखें पहले, इस फिगर को देखें। ये नवेदा स्टेट दिख रहा है USA का, कैलिफोर्निया दिख रहा है, डेथ वैली दिख रही है। और डेथ वैली के बारे में अच्छे से परिचित हैं हम लोग। यहाँ पे पढ़िए, उत्तरी अमेरिका का सबसे शुष्क क्षेत्र डेथ वैली, ठीक है, के भीतर स्थित बैड वाटर बेसिन में। ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये बैड वाटर बेसिन कहाँ पे है, डेथ वैली लगा देना है। इसी बैड वाटर बेसिन में बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा हुई है, मतलब इस एरिया में वर्षा हुई है, तो बैड वाटर जो बेसिन था ये भर गया होगा। इस बेसिन के भरने से एक झील का निर्माण हो गया। इस झील का नाम ये दे दिए हैं मैनली झील। अगर पूछा जाए तो बता देना कहाँ पे, USA में है। बहुत अंदर का क्वेश्चन पूछेगा तो डेथ वैली लिख देगा ऑप्शन में। क्लियर है? चलिए अब डेथ वैली के बारे में देखिए, यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं। सबसे गर्म स्थानों में से एक है, ठीक है। शैतान का गोल्फ कोर्स इसे बोला जाता है, डेविल गोल्फ। किसे? डेथ वैली को। रिफ्ट वैली का एक उदाहरण, अच्छा खासा उदाहरण ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं। रिफ्ट वैली क्या है ये सब आप लोग समझते हैं। इसमें स्थित फर्नेस क्रीक में सबसे अधिक तापमान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फर्नेस से तो समझ ही रहे हो, फर्नेस मतलब खुदे भट्टी होता है ना। बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। रिकॉर्डेड कितना है? लगभग 57 डिग्री सेल्सियस। इतना पर्याप्त है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब इसको देखिए, तिरुपति नगर निगम के बारे में क्या न्यूज में था। कुछ अचीवमेंट है इस नगर निगम की। अवशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर निगम को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विशिष्ट दर्जा दिया गया। इन्होंने ऐसा क्या काम किया? काम नीचे लिखे हैं, ये देखिए उपलब्धियां क्या हैं। 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी एवं वाटर प्लस रेटिंग हासिल की है इस म्यूनिसिपैलिटी ने, इस नगर निगम ने, इस कॉरपोरेशन ने, ठीक। तो क्वेश्चन ऐसे भी लिख के पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी एवं वाटर प्लस रेटिंग किस नगर निगम ने हासिल की है। आपको लगा देना है तिरुपति नगर निगम।
ऑप्शन में गाजियाबाद नगर निगम रहेगा। तमाम ऑप्शन ऐसे ऐसे रहेंगे कि लगेगा भाई ये सारे सही हैं। और ये छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, ठीक है। 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी होना, इसके लिए ये सारे मेजरमेंट ये फैक्टर हैं, इन सब से इनका परीक्षण किया जाता है। ODF प्लस समझ रहे हैं ना, ODF डबल प्लस ये भी समझ रहे हैं। वाटर प्लस रेटिंग के द्वारा किसी शहर की स्वच्छता मापदंडों के द्वारा स्वच्छता का परीक्षण किया जाता है। ODF प्लस पढ़े होंगे आप लोग, ODF डबल प्लस भी पढ़े होंगे। वाटर प्लस क्या चीज़ है, वाटर प्लस देख लीजिए, बाकी 2 चीज़ें तो हम लोग समझते हैं, फिर भी यहाँ पे मैं लिखा हूँ तो आप रिकॉल कर लीजिए। ODF प्लस का मतलब है जल स्वच्छता के साथ साथ शौचालयों पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। ODF डबल प्लस का मतलब है यहाँ पे मल कीचड़ और सीवेज की सुरक्षित संग्रह, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की बात हो जाती है, उपचार की बात हो जाती है, निपटान की बात हो जाती है। ODF प्लस प्लस अगर कोई सिटी है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। स्टोरेज की वहाँ पे पर्याप्त सुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन की ये जो वेस्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए पर्याप्त वहाँ पे व्यवस्था है, उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है ना, निपटान भी किया जाता है। ये सारी चीज़ें ODF प्लस प्लस की विशेषता हैं। वाटर प्लस अगर है कोई सिटी तो ODF प्लस और ODF प्लस प्लस ये सारी खूबियाँ तो हैं ही उसमें, ठीक है। एक खूबी और है यहाँ पर, जैसे लिखा है मैंने ODF प्लस प्लस तो उसे होना ही चाहिए, प्लस उपचारित अवशिष्ट जल की अधिकतम मात्रा को रीयूज भी करना है, ठीक है, रीयूज भी करना है। जैसे आप ODF प्लस प्लस को इसको देखिए, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ रेड कलर से, यहाँ पे संग्रह, परिवहन, उपचार और निपटान किया जा रहा था ना, तो इन सब में ज़्यादातर है क्या, ज़्यादातर तो पानी है ना, वाटर ही है ना। तो ऐसा अगर कोई शहर है जिसमें अवशिष्ट जल का जो मैक्सिमम पोर्शन है उसको रीयूज भी किया जा रहा है, रिसाइकिल भी किया जा रहा है, तो इसे वाटर प्लस शहर बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखना वाटर प्लस शहर का क्या मतलब है, तो ये सब ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए देखें क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन एक है, ब्लू कॉर्नर नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस है, रेड कॉर्नर नोटिस है, किस संस्था से संबंधित है। ये किस तरह के नोटिस हैं भाई, ये इंटरपोल इशू करता है, पहली बात, ठीक है, इंटरपोल से संबंधित है। अब ब्लू कॉर्नर नोटिस का देख लीजिए, मतलब ब्लू नोटिस या फिर ब्लू कॉर्नर नोटिस एक ही बात है। ये पूछताछ नोटिस होता है एक तरीके से, ठीक है। सदस्य राष्ट्रों में पुलिस बलों को अन्य विवरणों के साथ किसी व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी जानकारी का आदान प्रदान करना होता है, तो उस देश को ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो देश मेंबर होगा ना, इंटरपोल का मेंबर होगा। यहाँ पे लिखा है सदस्य राष्ट्रों के लिए ही बात है ये, बाकी किसी जो सदस्य राष्ट्र नहीं होगा उसको थोड़ी ना नोटिस भेजेगा इंटरपोल। रेड नोटिस देखिए, ये तमाम नोटिस भेजता है इंटरपोल, तो इनका मतलब थोड़ा सा जाने रहिए। रेड नोटिस का मतलब है ये वांटेड पर्सन के लिए भेजा जाता है इंटरपोल के द्वारा। येलो नोटिस का मतलब है मिसिंग पर्सन के लिए। ब्लैक नोटिस का मतलब है अनआइडेंटिफाइड बॉडी के लिए। ऑरेंज नोटिस एमिनेंट थ्रेट, अगर कोई नज़दीक में कोई खतरा है तो उसके लिए। ग्रीन नोटिस मतलब वार्निंग और इंटेलिजेंस, ये वार्निंग के लिए होता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट समझ में है उनको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी न्यूज में ब्लू नोटिस था तो ब्लू नोटिस तो ध्यान रखना ही है, ये पूछताछ नोटिस है, ये ध्यान रखना है आप, ठीक। चलिए, सुदर्शन सेतु क्या है ये। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, केबल आधारित पुल हाल ही में उद्घाटन हुआ है। बेट द्वारका मुख्य भूमि को ओखा पोर्ट से जोड़ेगा। ओखा से समझ में आ रहा होगा ये कहाँ की बात हो रही है, गुजरात की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं इमेज डालने की कोशिश करूंगा, इमेज डाल दूंगा तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अटल सेतु के बारे में देखें, ये सबसे लंबा पुल है, भारत का सबसे लंबा पुल है। सुदर्शन सेतु के बारे में क्या है, सबसे लंबा तो है लेकिन केबल आधारित पुल है, तो केबल शब्द याद रखना है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। अटल सेतु के बारे में ये फैक्ट है, ये अटल सेतु के बारे में था और ऊपर ये सुदर्शन सेतु के बारे में था। क्लियर है, तो ये इतना था, ये हम लोग का फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स पूरा हो गया। अगला वीडियो जो होगा वो पूरे मार्च का होगा, ठीक है, पूरे मार्च का करंट अफेयर्स होगा। उसको वीकली वाइज नहीं दूंगा क्योंकि PDF प्रिपेयर हो चुकी है, वो आप लोगों को भेज भी दिया हूँ, तो PDF से पढ़ लेना चाहे वीडियो से पढ़ लेना, जहाँ पे आपको ठीक लगे आप वहाँ से पढ़ लेना। क्लियर है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।